सीटेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल मांगे जाते हैं कि अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है कि हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं तो चूंकि प्राइमरी में आप एलिजिबल हैं नहीं, तो प्राइमरी के लिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बीएड वाले के लिए। अपर प्राइमरी की जहाँ तक बात आएगी तो अपर प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है, और डीएलएड की जहाँ तक बात है तो अगर आप इंटर प्लस डीएलएड हैं तो आप केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, अपर प्राइमरी के लिए नहीं। तो इंटर प्लस डीएलएड वाले कैंडिडेट केवल प्राइमरी का आवेदन करेंगे और बीएड वाले केवल अपर प्राइमरी का आवेदन करेंगे। लेकिन अगर आप डीएलएड ग्रेजुएशन के साथ किए हैं, मतलब ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है आपका, तो उस कंडीशन में आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि अगर आप प्राइमरी में आवेदन करने जा रहे हैं, डीएलएड के कैंडिडेट हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब आप ड्रॉप डाउन मेनू पर सेलेक्ट करते हैं ये प्राइमरी वाले को, तो यहाँ पर देखिए कुल 4 ऑप्शन ही आपको मिलेंगे। इन्हीं चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है आपको। अब देखिए, पहला उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनका इंटरमीडिएट में, जिनका इंटर में कम से कम 50% अंक है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स उन्होंने कर रखा है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को दिखता है कि फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को मन में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या जो फर्स्ट ईयर में है डीएलएड के वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको कई वर्षों से इन्होंने अपडेट नहीं किया है, जबकि इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है। एनसीटी एक बाकायदा पब्लिक नोटिस निकाल चुकी है कि अगर कोई कैंडिडेट केवल एडमिशन भी ले लिया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में तो वह परसुइंग में काउंट होगा, अपीयरिंग में काउंट होगा और वो सीटेट में आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र है। तो यहाँ पर फाइनल ईयर लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप आज ही एडमिशन लिए हैं और सीटेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। कहने का मतलब कि जब सीटेट का एडवर्टीजमेंट आया उस समय आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, चाहे आप का एडमिशन का एक ही दिन क्यों ना हुआ हो, बस आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल ईयर से कोई भी मतलब नहीं है एनसीटी की नई गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं बता दूं कि अगर आपका इंटर में 50% और 2 साल का डिप्लोमा है तो आपको पहला वाला विकल्प चुनना है। अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% नहीं है लेकिन 45% है, मतलब 50 से कम है लेकिन 45 से ज़्यादा है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 चुनना है। तीसरा वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटर में 50% है और साथ ही 4 साल का बीएलएड कोर्स उन्होंने कर रखा है। अगर इंटर में 50% और 4 साल का बीएलएड कोर्स तो फिर आपको तीसरा विकल्प चुनना है। चौथा विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड है 2 साल का और साथ ही से उनका इंटरमीडिएट में 50% है। तो जितने भी स्पेशल एजुकेशन वाले होंगे डीएलएड वाले, उनको तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, उनके लिए केवल एक ही विकल्प दिया गया है, चौथा विकल्प। ठीक है, तीसरा विकल्प बीएलएड के लिए है। अब जो नॉर्मल डीएलएड होता है उसके पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला जिनका इंटर में 50% हो और दूसरा जिनका इंटर में 50 से कम लेकिन 45 या फिर इससे ज़्यादा हो। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, अगर आपका इंटर में 50% है तो आपको पहला विकल्प चुनना है और अगर इंटर में 50% नहीं है लेकिन 45 से ऊपर है तो आपको दूसरा विकल्प चुनना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड के बारे में जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर इस वजह से नहीं किया गया है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए प्राइमरी के लिए आवेदन कर रहे हैं और प्राइमरी के लिए एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इंटर प्लस डीएलएड है। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार वर्षों से यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड में प्रवेश देती है, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं, जैसे बिहार की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, इन सभी राज्यों में मैक्सिमम 90% राज्यों में डीएलएड में जो प्रवेश होता है वो इंटरमीडिएट के बाद ही होता है। इसीलिए सीटेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको ग्रेजुएशन का जिक्र नहीं किया गया है प्राइमरी लेवल वाले सीटेट के पेपर में। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से भी हैं तो आपके लिए नॉर्मल डीएलएड के कंडीशन में पहला और दूसरे विकल्प में से ही कोई एक चुनना है। अब दोनों में से कौन चुनना है, तो अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको आंख बंद करके पहला ऑप्शन चुनना है, और ऐसे कैंडिडेट जिनका इंटरमीडिएट में 45 या फिर इससे ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है तो उनको दूसरा विकल्प चुनना है। ठीक है, तो सिंपली आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% या फिर से ज़्यादा है तो आपको पहला वाला विकल्प चुन लेना है डीएलएड कैंडिडेट को। ठीक है, और बीएड कैंडिडेट प्राइमरी के लिए तो एलिजिबल है नहीं तो उनके लिए कोई डाउट होगा नहीं। अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए जब आप आवेदन करने जाते हैं तो यहां पर देखिए टोटल आपके लिए 8 ऑप्शन खुल करके आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड के संदर्भ में। तो अगर आप डीएलएड कैंडिडेट हैं और
पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए केवल एक ही विकल्प दिया ही गया है, तो आपको तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट आता है कि हमने ग्रेजुएशन तो किया हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन में हमारा 50% नहीं है, 50 से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन केवल मांगा गया है, ग्रेजुएशन में प्रतिशत का जिक्र नहीं किया गया है। तो केवल आप ग्रेजुएट हैं और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखे हैं, चाहे फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आज ही एडमिशन क्यों ना लिए हो, तो आपको पहला वाला विकल्प चुनना है, डीएलएड वाले कैंडिडेट। अब ऐसे कैंडिडेट जो इंटर प्लस डीएलएड हैं वो अपर प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अपर प्राइमरी का फॉर्म भरने के लिए डीएलएड वाले कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट आता है कि हमने डीएलएड के बाद मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो क्या हम अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल है। डीएलएड के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो इंटरमीडिएट ही है। अब डीएलएड तो आपने कर लिया, ग्रेजुएशन उसके बाद किया, तो आपका ग्रेजुएशन का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और साथ ही साथ आपका डीएलएड का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो भले ही आपने ग्रेजुएशन डीएलएड के बाद क्यों ना किया हो, आपको पहला विकल्प चुन करके अपर प्राइमरी का फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए हो गया। अब बाकी के जो विकल्प हैं इसके आगे आप देखेंगे वो केवल बीएड के लिए है। तो डीएलएड के लिए चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर आपका पहला ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो आपको आंख बंद करके पहला विकल्प चुन लेना है, ठीक है। डीएलएड के लिए यहाँ तक काम खत्म हो गया। यानी कि अगर आपका इंटर में 50% अंक है और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में दोनों कंडीशन में नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट को पहला वाला विकल्प ही चुनना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बीएड के बारे में। बीएड को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें बहुत तरह की कैटेगरी बनाई गई है बीएड के लिए। तो ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि किसी भी ईयर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे आज ही क्यों ना एडमिशन लिया हो, अगर आपका ग्रेजुएशन या फिर देखिए यूजी या फिर पीजी किसी में से भी एक में अगर आपका 50% या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको दूसरा वाला विकल्प चुन लेना है। नंबर ध्यान दीजिएगा, दूसरा विकल्प आपको चुनना है। बीएड जिनका यूजी या फिर पीजी में 50% मिनिमम अंक है तो फिर आपको दूसरा वाला विकल्प चुन लेना है। तीसरा उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका देखिए ग्रेजुएशन में 45% अंक है और साथ ही उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा को माफ़ कीजिएगा बीएड कोर्स कर रखा है। यानी कि देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और दोनों में से किसी में भी 50% है तो आपको दूसरा विकल्प चुनना है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और वो पीजी भी नहीं किए हैं लेकिन ग्रेजुएशन में 45% से ऊपर है और 50 से नीचे है तो उनको तीसरा विकल्प चुनना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए कम से कम और यहाँ पर आप बीएड कोर्स किए हुए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से चौथा विकल्प उन लोगों को चुनना है जिनका इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक हो और 4 साल का बीएलएड कोर्स उन्होंने कर रखा हो। तो जो 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स होता है वह प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है और अपर प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है और उनके लिए केवल एक ही विकल्प दिया गया, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीएलएड वाले कैंडिडेट चौथा विकल्प चुनेंगे अपर प्राइमरी के लिए। इसके बाद से बात करें अगर 5वें विकल्प की, तो 5वां विकल्प उन लोगों को चुनना है जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी बीए बीएड, बीएससी बीएड जो 4 साल का कोर्स होता है। अगर ये कोर्स आपने कर रखा है और आपका इंटर में कम से कम 50% अंक है तो ऐसे कैंडिडेट को 5वां वाला विकल्प चुन लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद से बात करें छठे विकल्प की, तो छठा विकल्प उन लोगों को चुनना है जिनका बीएड स्पेशल एजुकेशन में है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन होता है कि स्पेशल एजुकेशन में बीएड या फिर डीएलएड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है उनको पढ़ाने के लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है बीएड या फिर डीएलएड कैंडिडेट को, उसे हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर डीएलएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बीएड है वो नॉर्मल वाला है या फिर स्पेशल एजुकेशन वाला है। तो आपका जो स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड या फिर डीएलएड होगा वो आरसीआई से अप्रूव्ड होता है और जबकि नॉर्मल वाला जो बीएड डीएलएड होता है वो सिंपली एनसीटी से अप्रूव्ड होता है। तो यहीं से आपको अंतर पता चल जाएगा। वैसे अगर आप बीएड डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो वो नॉर्मल वाला ही बीएड डीएलएड होता है जब तक कि आप स्पेशल एजुकेशन वाला वो चीज़ों को कंसीडर ना करें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो जितने भी स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड वाले कैंडिडेट हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक है तो आपको छठा वाला विकल्प चुन लेना है। इसके बाद से बात करते हैं 7वें विकल्प की। तो 7वां विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है, ध्यान से समझिएगा। 7वां विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि बीएड कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाई
एनसीटी डेट 11/2/2011 अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स स्पेसिफाइड इन एनसीटी नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 इज आल्सो क्वालिफाइड फॉर टीचर एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे देश में जब आरटी एक्ट पहली बार प्रभावी हुआ तो मिनिमम एलिजिबिलिटी 23/8/2010 को एनसीटी ने तय किया था। उससे पहले, ध्यान से समझिए, उससे पहले जो भी कैंडिडेट होंगे तो वह भी, अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो उनको आपको ये वाला विकल्प चुनना है। कहने का मतलब ये है कि देखिए समय समय पर एनसीटी अपनी गाइडलाइन में चेंज करती है और अगर आप देखेंगे तो जिनका 50% से कम है ग्रेजुएशन में वो तो बीएड में प्रवेश ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपका 50% से कम है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 45 से भी कम है, तो ऐसे कैंडिडेट अगर आप 2010 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं और अगर आप टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 7वां विकल्प चुनना है। तो ये बहुत स्पेशल कंडीशन होता है, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होंगे, तो आपको इसे कंसीडर नहीं करना है। अगर आप इस समय बीएड डीएलएड कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये वाला विकल्प आपके लिए है ही नहीं। ये वाला विकल्प बहुत पहले के कैंडिडेट हैं उनके लिए है, तो ये वाला विकल्प आपको कंसीडर नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए जो कि बहुत पहले के बीएड होंगे, ठीक है। और 8वां विकल्प उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक है और 3 साल का बीएड एमएड कोर्स उन्होंने कर रखा है, तो उनको 8वां वाला विकल्प चुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल डीएलएड की बात करूँ तो आपके लिए केवल अपर प्राइमरी में एक ही विकल्प है, पहला वाला विकल्प आपको चुनना है। और अगर आप एक नॉर्मल बीएड कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में अगर आपका ग्रेजुएशन में, ध्यान से समझिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक है, ग्रेजुएशन में 50% या फिर पीजी में 50% अंक है और बीएड कोर्स कर रखा है, तो आपने दूसरा वाला विकल्प चुनना है। और अगर आपका ग्रेजुएशन में 50 से कम है, 45 के आसपास है, 45 या फिर उससे ऊपर है, तो आपको तीसरा वाला विकल्प चुन लेना है। तो बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, नॉर्मल बीएड उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक चुनना है। अब ये कैसे चुनेंगे? तो आप अगर ग्रेजुएशन में 45 से ऊपर है लेकिन 50 से कम है तो आप तीसरा चुनेंगे, और अगर ग्रेजुएशन में आपका 50 है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 है तो उस कंडीशन में आपको दूसरा वाला विकल्प चुन लेना है। तो इस तरीके से आप अपने जो ऑप्शंस है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो डीएलएड के लिए तो कोई विचार ही नहीं करना है। डीएलएड के लिए दोनों प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आपको एक एक वाला ही चुनना है। बीएड की बात करें तो बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो प्राइमरी के लिए तो आपको सोचना नहीं है। बीएड अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो अगर आपका ग्रेजुएशन या फिर पीजी में किसी में भी 50% अंक है कम से कम और बीएड कोर्स कर रखा है या फिर कर रहे हैं या फिर एडमिशन ही मात्र लिए हैं, तो आपको दूसरा वाला विकल्प चुनना है। और अगर आपका 50% से कम है लेकिन 45% से ऊपर है तो आपको तीसरा वाला विकल्प चुन लेना है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।